हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज का जो लेक्चर है ये है ऑसिलेशन एंड वेव्स का दूसरा लेक्चर। इसके पहले जो कल हमने लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था जो बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, ऑसिलेशंस का। उसमें हमने ये देखा था कि जो पीरियोडिक मोशन है उसका मतलब क्या है, ऑसिलेशन मोशन का मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो जो फेज़र डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फेज़र डायग्राम किसको कहते हैं, फेज़र डायग्राम से जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो एनर्जी है एसएचएम के अंदर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे। फिर हम बात करेंगे जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है जो सबसे हॉट कैटेगरी का क्वेश्चन होता है अपने आप में एसएचएम से, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अच्छा, कई लोगों के क्वेश्चन थे कि जो ये ऑसिलेशन वाला जो हमारा पार्ट चल रहा है इसका वो नहीं आया है, डीपीपी असाइनमेंट नहीं आया है। तो आज इस लेक्चर के बाद मैं असाइनमेंट भेज दूंगा क्योंकि कल का जो लेक्चर था उसके बाद ऐसा कुछ उसमें था नहीं कि उसका असाइनमेंट भेजा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखो भाई, आपको स्क्रीन पर एक सर्किल डायग्राम दिख रहा होगा, सर्किल दिख रहा होगा और उसमें बहुत सारी कलाकारी मैंने करी हुई है। तो इसको हम समझते हैं कि मैंने बनाया क्या है। देखो, अगर हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई पार्टिकल है जो कि एक सर्किल पर है, जो पार्टिकल है वो एक सर्किल पर है और उस पार्टिकल के सर्किल पे अलग अलग पोजीशंस के रेस्पेक्ट में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि फेजर डायग्राम क्या है। तो मैंने मान लिया कि कोई पार्टिकल है मेरे पास और ये वो पार्टिकल है जो इनिशियली किस लोकेशन के ऊपर है, Q0 लोकेशन के ऊपर है। ठीक है, किस लोकेशन के ऊपर है, Q0 लोकेशन के ऊपर है कोई पार्टिकल है। और ये पार्टिकल जो वाई एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है वाई एक्सिस और ये वाला जो एक्सिस है एक्स एक्सिस है। तो इस एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है कितना, फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। तो यदि इस पार्टिकल का मैं प्रोजेक्शन डाल दूं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये मैंने ऐसे प्रोजेक्शन डाल दिया, इस तरह से प्रोजेक्शन डाल दिया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो ये लोकेशन है इस लोकेशन को नाम दिया मैंने क्या, P0। ठीक है, क्या नाम दिया, P0। अब इस पार्टिकल को मैं लेके जाऊं कहाँ पर, Q0 पोजीशन से। Q0 पोजीशन कब है, जब टाइम कितना है, 0, यानी कि इनिशियल पोजीशन। अब इसको किसी टाइम t पर मैं किस पोजीशन पर ले आया, QT पोजीशन पर ले आया, यानी कि यहाँ ले आया। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में ये कुछ ऐसे एंगुलर पोजीशन इसने कवर की है। तो एंगुलर डिस्टेंस जो कवर की है उसको नाम दे दिया मैंने कितना, ओमेगा टी। कितना नाम दे दिया, ओमेगा टी। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो कुल एंगुलर पोजीशन हो गई वो कितनी हो गई है, वो हो गई है फाई प्लस ओमेगा टी। ठीक है, वो एंगुलर जो पोजीशन है वो कितनी हो गई, फाई प्लस ओमेगा टी। इस चीज़ को समझना भाई ध्यान से, कितनी हो गई, फाई प्लस ओमेगा टी। और यहाँ पर इसका जब मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया या जो पॉइंट लिया उसको लिया मैंने PT। ठीक है, तो जब पार्टिकल Q0 पर था तो पॉइंट का जो प्रोजेक्शन आया एक्स एक्सिस के ऊपर, हॉरिजेंटल डायमीटर के ऊपर, ये हॉरिजेंटल डायमीटर सर्किल का, ये वर्टिकल डायमीटर है। तो हॉरिजेंटल डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन आया P। जब ये पहुंचा कहाँ पर, QT पर, तब इसका जो प्रोजेक्शन आया वो कितना आया, PT आया। यानी कि यहाँ पर इस लाइन के ऊपर इसकी जो मोशन थी वो ऐसे हुई, इस तरह से चला। अब ये पार्टिकल को जब मैं आगे पहुँचाऊँगा, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पहुँचाऊँगा यानी कि इसी पॉइंट पर कहीं वापस आ गया घुमाकर, तो यहाँ से फिर मैं प्रोजेक्शन डालूंगा तो मेरे को प्रोजेक्शन यहाँ मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल था उसको सर्किल पर हम कहीं पर भी घुमाएं, सर्किल पर उसको सी पूरे सर्किल में घुमा दें, तो उस पूरे सर्किल में हम जब घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि उसके जो प्रोजेक्शंस हैं, उस पार्टिकल के जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है हॉरिजेंटल डायमीटर पर, वो B से C के बीच में क्या करेंगे, वेरी करेंगे, यानी कि SHM मोशन करेंगे, है ना। उसके जो प्रोजेक्शंस हैं हॉरिजेंटल डायमीटर पर वो B से C के बीच में क्या करेंगे, वो देखो यहाँ पे आया पहले P, फिर PT आया, फिर ये जब ये नीचे आएगा तो फिर वापस यहाँ आएगा, फिर ये आगे चलेगा तो फिर इसके प्रोजेक्शन ऐसे आएंगे। तो इसकी पूरी सर्कुलर मोशन के लिए पार्टिकल की जो इसके प्रोजेक्शंस हैं
वो कहाँ रहेंगे, हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर रहेंगे, और ये इस तरह से इसके अलोंग क्या करेगा, मोशन करेगा। तो जो एक पार्टिकल की जो एसएचएम मोशन है उसको एक सर्किल के ऊपर किसी पॉइंट को लेकर भी समझाया जा सकता है। अब यहाँ पर ये बात की जाए, फेज़र डायग्राम की बात चल रही है, तो फेज़र डायग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो मैंने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया। देखो यहाँ से ये O है और ये क्यू टी लोकेशन है, T बराबर T पर, ठीक है, और ये मेरा एक्सेस है ये वाला। तो यहाँ से ये कुल एंगल जो हो गया, ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया फाई प्लस ओमेगा टी, और ये जो है मैक्सिमम डिस्टेंस है मीन पोजीशन से, ये जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से और एक्सट्रीम पॉइंट तक की ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी कि रेडियस है, और वो रेडियस कितनी हो गई, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो अब इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो इस लाइन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो इधर आएगा इसके अलाउंग, एक्स एक्सिस के अलाउंग, और एक कंपोनेंट इधर आएगा इसके अलाउंग। तो जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस, और उसके परपेंडिकुलर साइन, तो एंगल बन रहा है वाई एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर जब इसके प्रोजेक्शंस देखोगे आप, यानी कि ये डिस्टेंस निकालोगे जो कि है x, तो ये जो x डिस्टेंस निकल के आएगी ये कितनी आएगी, a साइन ओमेगा t प्लस फाई। इसी तरह से जब इसकी y डिस्टेंस निकालोगे, y डिस्टेंस ये वाली, तो ये जो y डिस्टेंस है ये लिखी जाएगी a कॉस ओमेगा t प्लस फाई। मैंने कल आपको कहा था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो आप लिख रहे थे, जो एसएचएम की नेसेसरी कंडीशन थी d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, उसका कल हमने जो सॉल्यूशन लिखा था वो ये वाला लिखा था। अब वहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब मैं ये लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसका मतलब मैं एंगल बना रहा हूँ किसके साथ, इस वर्टिकल एक्सेस के साथ। अगर मैं एंगल यहाँ से बनाता तो यहाँ पर x के अलोंग इक्वेशन बनती कॉस में और y के अलोंग इक्वेशन बनती साइन में। तो ये डिपेंड करता है कि आप एंगल कहाँ से बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली जो ये है जो इक्वेशन है एसएचएम की बन जाती है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आया हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर, ठीक है, प्रोजेक्शन एट हॉरिजॉन्टल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फेजर, हॉरिजॉन्टल फेजर। और प्रोजेक्शन एट वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर का मतलब ये पूरा वर्टिकल डायमीटर इज नोन एज वर्टिकल फेजर। प्रोजेक्शन एट वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डाया इज नोन एज वर्टिकल फेजर, वर्टिकल फेजर, ठीक है। और ये कंप्लीट जो फेजर डायग्राम बनेगा, ये कंप्लीट जो फेजर हैं जो प्रोजेक्शंस हैं इनको हम कहेंगे फेजर डायग्राम। अब इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में मेनली तुम्हें ध्यान रखने का क्या है कि किसी पार्टिकल की एसएचएम मोशन को एक सर्किल के ऊपर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से शो कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका कि पार्टिकल की सर्कुलर मोशन पर, सर्किल के ऊपर जो भी सर्कुलर मोशन होगी उसके लिए जब हम उसके प्रोजेक्शन डालेंगे हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर और वर्टिकल डायमीटर पर, या हॉरिजॉन्टल डायमीटर की अगर हम बात कर लें तो वो जो पार्टिकल है वो एसएचएम करेगा उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में। एक्सट्रीम पोजीशंस कौन सी हो गई, ये C, और ये कौन सी हो गई B। तो वो पार्टिकल इन एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में क्या करेगा, एसएचएम करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस हमें किस तरह से पूछे जाते हैं और कैसे हम सॉल्व करेंगे फेजर डायग्राम से। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि एक पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम a/2, एक पार्टिकल a/2 पोजीशन से स्टार्ट करता है कब, t बराबर 0 पर, एंड मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम एज शोन, यानी कि पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाता है, यहाँ इधर की तरफ जा रहा है वो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एसएचएम, गिवन एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज a। अब इस क्वेश्चन को करने को तो तुम सिंपल इक्वेशंस लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, परंतु कई बार क्या है जब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा चलता चला जाता है, जब उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं तो उसको इक्वेशन से सॉल्व करना हो जाता है मुश्किल। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम फेजर डायग्राम से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे आंसर एक तो जल्दी भी आ जाते हैं और उसके सही आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है।
तो करना क्या होता है इनमें, सबसे पहले तो मैंने ये जो डायग्राम है -a और a, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, इनके लिए एक मैंने सीधी लाइन खींच दी, यहाँ पर इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस दिखा दी, यानी कि जो भी हमें डायग्राम के अंदर दिया हुआ है वो यहाँ पर सब लिख दिया। सेंटर लाइन जो है वो कौन सी हो गई, मीन पोजीशन, यानी कि -a और a के बीच, बिल्कुल बीचों बीच, ये कौन सी हो गई, मीन पोजीशन हो गई। मीन पोजीशन का मतलब यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 0 होगा, y बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब हमें जो दिया हुआ है, गिवन है कि a/2 कहाँ पर है, t बराबर 0 पर, यानी कि पार्टिकल अभी यहाँ पर है और इस पार्टिकल को मैंने नाम दे दिया कितना, p। अब आपको करना क्या है, इसके जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर एक सर्किल आपको बना देना है। सर्किल जो है वो इस तरह से बनाना है कि एक्सट्रीम पोजीशंस के अंदर ये सर्किल रहे, उसकी बाउंड्री को टच करता रहे। अब इसके लिए कोई आपको बिल्कुल नाप के नहीं बनाना है, इसको आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं पेंसिल से, है ना, पेन से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है ऐसे। ये परपेंडिकुलर दिख रहा है जो आपको, ये इस तरह से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। तो ये जब परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर इस सर्किल को 2 पॉइंट्स पर काट रहा है। एक पॉइंट है कौन सा, S, और एक पॉइंट है कौन सा, R। एक पॉइंट है S और एक पॉइंट है कौन सा, R। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हमें पता है कि जो सर्किल पर जो पॉइंट या पार्टिकल की स्पीड होगी वो क्या होगी, उसके टेंजेंशियल होगी। पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो क्या चलेगी, उसके टेंजेंशियल। एक मिनट रुकना, क्या चलेगी, उसके टेंजेंशियल। तो यहाँ पर एक टेंजेंशियल लाइन खींच दी मैंने, यहाँ पर एक टेंजेंशियल लाइन खींच दी। तो ये किसको शो कर रही है, टेंजेंशियल लाइंस, स्पीड को। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो पार्टिकल है शुरुआत में वो किधर की तरफ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है। तो यदि इन दोनों के मैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट लूँ, इस स्पीड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट लोगे तो वो इधर आएगा, और इस स्पीड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट लोगे तो वो इधर जाएगा, यूँ। तो आर वाला जो पॉइंट है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है किधर की तरफ, पॉजिटिव ए की तरफ, और जो एस वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो किधर की तरफ है, -a की तरफ। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किधर की तरफ लेना है, +a की तरफ। तो हम जो पॉइंट कंसीडर करेंगे शुरुआत में t बराबर 0 पर, क्योंकि t बराबर 0 पर ये दोनों ही पॉइंट है, s भी है और r भी है। तो हमने जो पॉइंट कंसीडर कर लिया, कौन सा कर लिया, r पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। कौन सा पॉइंट कंसीडर कर लिया, r। अब क्या करना है, उसके बाद एक ये पॉइंट हो गया O, एक हो गया ये पॉइंट T, इस पॉइंट को T नाम दे दिया, एक R हो गया और एक Q हो गया। तो ये डायग्राम मैंने बाहर निकाल लिया, O T R Q। O को R से मिला रही है जो लाइन, वो एम्पलीट्यूड के बराबर है। मान लिया ये जो एंगल है यहाँ से हॉरिजेंटल, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। और ये जो वर्टिकल के साथ एंगल हमारा है कितना है, फाई, कितना है, फाई। तो हमने ये ट्राइंगल कंसिडर किया, O R और Q। तो इस ट्राइंगल के अंदर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो गया, a/2, a/2, और a कितना हो गया, a। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कि जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो ये कुल जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का, ये कुल वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू निकालनी होती है, हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन होती है a sin ओमेगा t प्लस फाई होती है। तो ये तो किसकी वैल्यू आई है, थीटा की, जो कि कितनी है, 60। अब ये पूरा जो एंगल है कितना बना हुआ है, 90 बना हुआ है। तो हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 में से 60 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 30। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड, वो कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 30। परंतु ये जो क्वेश्चन था सिंपल सा था, इसको तुम इक्वेशन से भी कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, ये इक्वेशन मान ली। फिर तुम्हें बोला कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम a/2, है ना, t बराबर 0 पर क्या है, a/2 है, ठीक है। तो एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू कितना है, a/2 है। तो x इक्वल्स टू इसमें क्या रखते, a/2 रखते। तो a/2 रखा है यहाँ पर, ये हो गया a, और ये हो गया कितना, साइन फाई की वैल्यू हो गई। तो ये कट गया सीधा। तो यहाँ से सीधा इसको सॉल्व करोगे तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। 30 भी आती है ना, और 150 भी आती। फिर वही करते कि जो हमने कल वाले क्वेश्चंस में किया था, v हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहिए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, 30 डिग्री ले लिया। तो हमारे ये आंसर 30 डिग्री आ जाता। इसको ऐसे भी कर सकते थे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो ये डिपेंड तुम पे करता है कि तुम इसको ऐसे करोगे या ये जो फेजर डायग्राम से सॉल्व करोगे।
जब बहुत ही सिंपल है, 1-2 लाइन का क्वेश्चन हो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो। अब जब उसमें कंडीशंस दी होगी कि वो कब मीट करेंगे और 2 पैरेलल चल रहे हैं, तो जब उनको इक्वेशन से बनाने बैठोगे तो वो फंस सकते हैं। फंसेंगे तब भी नहीं, सॉल्व तो तब भी हो जाएंगे, पर चांसेस होते हैं कि वो फंस जाए। अब जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, A particle starts from point x is equals to -√3/2a, यानी कि t बराबर 0 की लोकेशन दे दी एंड मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। अब यहाँ पर लोकेशन है यहाँ पर, तो वापस से क्या करना है, वापस से हमें वही डायग्राम बनाना है। तो वही डायग्राम बना लिया हमने ऐसा। अब ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से वही परपेंडिकुलर डाल दिया हमने t बराबर 0 पर। अब वही वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी खींचोगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जब खींचोगे तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ आएगी इस पार्टिकल की। फिर इनके क्या बनाओगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स। तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर, और इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा वो किधर आएगा, इधर। तो अब हमें क्या चाहिए, वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो ये कंसीडर नहीं करेंगे। अब कंसीडर कौन सा होगा, ये वाला। तो अब ये कंसीडर करोगे तो इसमें जो ट्राइंगल निकलेगा बाहर, ये वाला निकलेगा। तो ये ट्राइंगल बाहर निकाल लिया तुमने इस बार, ये वाला, ठीक है, ये ट्राइंगल आ गया। तो ये ट्राइंगल जब तुम्हारे पास आ गया तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, एम्पलीट्यूड के बराबर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, एम्पलीट्यूड के बराबर है। और यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √3/2a, ये डिस्टेंस है। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है थीटा। तो थीटा निकालना है तो थीटा बराबर किसके, क्या निकाल लोगे यहाँ से, कॉस थीटा, कॉस ही निकल रहा है ना, हाँ कॉस। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटा कर्ण, यानी कि √3/2a अपॉन कितना हो जाएगा, a। तो a से a ख़त्म, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया √3/2। और ये कब देगा, ये देगा 30 डिग्री पर, है ना। ये कब देगा, 30 डिग्री पर देगा। अब तुम्हें जो एंगल चाहिए वो यहाँ से चाहिए, यहाँ से पूरा ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल 30 डिग्री आया है ये वाला, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कुल एंगल कितना हो गया, ये पूरा हो गया 180, 180 हो गया ना। और ये 180 हो गया तो ये कितना हो गया, 180 में और कितना जोड़ो, 60, तो ये कितना हो गया, 240। तो यहाँ से जो फाई एंगल है वो कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। तो इक्वेशन जो बन जाएगी, अब इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t और प्लस फाई कितना हो गया, 240 डिग्री, t प्लस 4π/3। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन SHM की। ये पहला सवाल था इसका। फिर इसमें पूछा है फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू नेगेटिव एक्सट्रीम। नेगेटिव इनिशियल पोजीशन ये है और यहाँ से कहाँ जाना है, -a तक जाना है। तो इसके लिए टाइम निकालना है। तो ये एक्सट्रीम पर कब पहुँचेगा, यानी कि इसका मतलब ये कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए। यहाँ पहुँचने के लिए इसको कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, थीटा पूरा। तो हम जानते हैं कि थीटा जो होता है ओमेगा, वो बराबर होता है किसके, ओमेगा टी के। तो तुम्हें निकालना है टी, तो टी किसके बराबर हो गया, थीटा अपॉन ओमेगा, ठीक है। और थीटा की जो वैल्यू आई है वो तुम्हारे पास कितनी आई है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, π/6। 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6। और ओमेगा को लिख सकते हो तुम 2π/t। तो ये कट गया, तो यहाँ से आ गया ये t/12, ठीक है। तो t यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, t/12 आ गई। फिर क्या पूछा है, नेक्स्ट हमें पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये चला जाए यहाँ तक, ये मीन पोजीशन है। तो ये पूरा एंगल कवर कर जाए ये। तो यहाँ से यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये कितना है, ये है 30 डिग्री। तो 9 और 3 12, है ना, कितना हो गया, 120 डिग्री। तो अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा एंगल की वैल्यू, थर्ड का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। अल्फ़ा एंगल जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90 + 30 डिग्री, यानी कि π/2 + π/6। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, और ये 3π + π कितना आ गया, 4π/6। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है टाइम बताना है। टाइम बताना है तो टाइम कैसे निकालोगे, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी। तो t बराबर किसके हो जाएगा, 4π/6 अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 2π/t। तो
तो ये कितने टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स, और 2/6 कितना हो गया, 1/3, तो ये आ गया T/3। तो पहले के लिए जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द SHM। तो इक्वेशन ऑफ SHM जो है वो तो कितनी आ गई, वो आ गई x = a sin ω/t + 4π/3, और उसके बाद टाइम जो है यहाँ तक पहुँचने का, एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँचने का टाइम जो आ गया वो T/12, और थर्ड जो हमें पूछा है कि यहाँ मीन पोजीशन पर पहुँचने का टाइम, वो टाइम कितना आ गया, T/3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप फेजर डायग्राम से। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है 2 पार्टिकल्स अंडरगोज SHM अलोंग पैरेलल लाइंस, है ना, अलोंग पैरेलल लाइंस विद द सेम टाइम पीरियड T। दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है, एंड इक्वल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी दोनों का क्या है, सेम है। यानी कि अगर एक का A है तो दूसरे का भी क्या है, A है। एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट at a particular instant one particle is at its extreme position while the other is at its mean position, they move in the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, they will cross each other after a further time, वो किस टाइम बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उनको अगर फेजर से करोगे तो बहुत आसान हो जाएंगे, अगर इनको इक्वेशन से करने की कोशिश करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं आएंगे। तो हमें बोला है कि 2 पार्टिकल इनके एम्पलीट्यूड सेम है, तो एम्पलीट्यूड सेम होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सर्किल पर ड्रॉ करूं तो ये दोनों पार्टिकल ही यहाँ बैठे होंगे, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पर हमें बोला है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अब यहाँ और यहाँ क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि एक एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और दूसरा कहाँ पर बैठा है, मीन पोजीशन पर बैठा है, दूसरा कहाँ पर बैठा है, मीन पोजीशन के ऊपर बैठा है। ठीक है, अब हमें पूछा है कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे। अब ये क्रॉस कब कर सकते हैं दूसरे को, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तो ये क्रॉस कब कर सकते हैं, ये दूसरा वाला हो गया, यहाँ पर ये दूसरा और ये पहला, तो ये क्रॉस कब कर सकते हैं। पहली बात तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है डायग्राम से दिख रहा है कितना हो गया, π/2, यानी कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, दोनों जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, π/2 का है। तो π/2 का है, यानी कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे से π/2 का गैप बना के चलेंगे। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो ये P पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर पहुँचने का मतलब है ये P पार्टिकल की पोजीशन हो गई ये P', और ये Q पार्टिकल की पोजीशन हो गई Q'। ये दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करें, तो वो क्रॉस करने की कंडीशन क्या है, यहाँ से जो मैं परपेंडिकुलर डालूँ और यहाँ से जो मैं परपेंडिकुलर डालूँ, ये अगर एक पॉइंट पर मीट कर जाए, Q' से जो परपेंडिकुलर डाला और P' से जो परपेंडिकुलर डाला, ये दोनों अगर एक दूसरे से मीट कर जाए तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का जो फेज एंगल है, फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस कितना बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है। 90 डिग्री बना हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो हाफ है, ये वाला, ये कितने डिग्री पर है, 45 पर, और ऊपर वाला हाफ भी कितने पर है, 45 पर। अब ये पूरा एक क्वार्टर 90 डिग्री का है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कितने का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया, 45 डिग्री का। और ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कितने का है, 90 का। तो 90 + 45, तो थीटा जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री + 45, तो ये कितना हो गया, 135 डिग्री। ठीक है, कितनी, 135 डिग्री आ गई। 135 डिग्री का मतलब हो गया कितना, 3π/4, 45, हाँ 3π/4। अब थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ω/t, है ना, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ω/t। तो हमें निकालना है t, तो t किसके बराबर हो जाएगा, θ/ω। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 3π/4, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2π/t। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, तो पाई से पाई कैंसिल, तो t ऊपर पहुँच गया, तो ये क्या हो गया, 3t/4 नीचे आ गया /8। तो यहाँ पर टाइम पीरियड, जो टाइम जिसमें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3t/8 आ गई। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे जो फेज़र डायग्राम वाले हैं, वो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। फेज़र डायग्राम शुरुआत में आपको टफ लग सकता है, समझने में दिक्कत हो सकती है, परंतु 1-2 बार इसको आप देखोगे, वीडियो को बार बार चलाकर पॉज कर जब देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं जो मैं
आपको असाइनमेंट के अंदर भेज दूंगा, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि ये जो क्वेश्चन है, अभी ये लग रहा है कि आपको ये बहुत टाइम ले रहा है, परंतु जब इसको आप प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन टकराएगा तो वो मुश्किल से 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाए। 1-2 मिनट में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 मिनट से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये हमें ऐसे कोई फेयर काम नहीं करना है, हमें तो रफ काम करना है, तो इनको पेन से भी बना सकते हैं। मतलब ये समझ में, खुद के समझ में आना चाहिए बस, है ना। आगे बात करें। हाँ, ये क्वेश्चन जो हमें दिया है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है 2 पार्टिकल्स हैव सेम टाइम पीरियड, हैव टाइम पीरियड सेम नहीं है, हैव टाइम पीरियड t एंड 5t/4। 2 टाइम पीरियड दे रखे, t1 बराबर t और t2 बराबर क्या दिया हुआ है 5t/4। दे स्टार्ट्स SHM एट टाइम फ्रॉम द मीन पोजिशन, है ना। आफ्टर हाउ मैनी ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल हैविंग स्मॉलर टाइम पीरियड दे विल बी अगेन इन सेम फेज। ये हम एक याद रखना फॉर्मूला में बता रहा हूँ कि सेम फेज की कंडीशन हो, सेम फेज में आ रहे हैं और हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहे हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना N1T1 इक्वल्स टू N2T2, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में सेम फेज में आ रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाना N1T1 इक्वल्स टू N2T2, जहाँ पर N1 और N2 ये दोनों क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। N1 और N2 क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं। तो हमें N1 T1 की वैल्यू कितनी दी है, T दी है, N2 नहीं पता, T2 की वैल्यु कितनी है 5t/4। तो यहाँ से T से T कैंसिल हो गया, तो N1/N2 जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 5/4, यानी कि दोनों का रेशो आ गया। तो यहाँ से N1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5 और N2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4, यानी कि वो सेम फेज में आएंगे जब N1 के जो ऑसिलेशंस है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पहले वाले के लिए कितने हो जाए 5 और दूसरे वाले के लिए कितने हो जाए 4, है ना। तो ध्यान रखना जब सेम फेज में पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए कि 2 पार्टिकल हैं जिनके टाइम पीरियड ऐसे चल रहे हैं और उनके कितने ऑसिलेशंस होने चाहिए कि वापस से वो सेम फेज में आ जाए, तो बिना सोचे समझे ये फॉर्मूला उठा के लगा देना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस ये हो गए। आगे अब बात करें हम एनर्जी ऑफ SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके पास 2 एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं किसके बराबर होती है, हाफ mv² के बराबर होती है। v की वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, भाई x जो हमारे पास था वो क्या था, a sin ओमेगा t प्लस फाई, और इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो हमारे पास v बन गया था। v की वैल्यू कितनी आ गई थी, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, ये वैल्यू बन गई थी। तो एक तो ये तरीका है कि मैं यहाँ ये वैल्यू रखूँ। दूसरा तरीका क्या है कि हमने कल बनाई थी v की वैल्यू, v बराबर आया था a अंडर रूट ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x², तो वो डायरेक्ट v² की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी का एक तो ये वाला एक्सप्रेशन और एक ये वाला एक्सप्रेशन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन होती है, एक होती है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर x की वैल्यू कितनी होती है 0, x की वैल्यू 0, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें घटने वाला पोर्शन, सब्सट्रैक्ट होने वाला पोर्शन कुछ बचा ही नहीं। तो जब x बराबर 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a²। क्योंकि कल हमने ये पढ़ा था कि जो ओमेगा स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है k/m, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है k/m, तो यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, k। तो ये जो फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a², इसको और क्या लिखा जा सकता है, हाफ ka²। ये तो हो गई कहाँ पर, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी। अब एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब हो गया x बराबर a, वेदर इट इज़ प्लस a और वेदर इट इज़ माइनस a, कुछ भी हो सकता है, पर स्क्वायर में जाएगा तो प्लस ही बनेगा। तो क्योंकि x की वैल्यू कितनी जाएगी, प्लस a या माइनस a, दो भी जाएगी, तो स्क्वायर देना है a², तो a² माइनस a² क्या हो जाएगा 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। तो इसका मतलब कोई पार्टिकल जब अपनी मीन पोजीशन के ऊपर होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पार्टिकल जब अपनी मीन पोजीशन पर है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, कांस्टेंट होती है, क्या होती है। जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। फिर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है
यहाँ पर उसका डेरिवेशन दिया है, हालांकि डेरिवेशन तो मैं कोई पूछेगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। भाई हमारे पास जो SHM की कंडीशन होती है वो क्या होती है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, है ना। और हम ये जानते हैं कि उसको अब पकड़ के ले जा रहे हैं, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स के अगेंस्ट, ज़बरदस्ती खींच के तो ले जा रहे हैं उस पार्टिकल के ऊपर। तो हमें काम करना पड़ रहा है, एक तो फोर्स हो गया और मान लिया उसको डिस्प्लेसमेंट दे दिया dx। तो रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम हो रहा है, माइनस के एक्स डी एक्स आ गया और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 से x तक, तो यहाँ से हमारे पास बना माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होती है माइनस ऑफ वर्क के, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ वर्क और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि मीन पोजीशन से उसकी कोई एक इंस्टेंट आ गया, कोई पोजीशन आ गई। हमने मान लिया कि मीन पोजीशन पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वापस से m ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। x की वैल्यू अगर यहाँ ये वाली पुट कर दो, a साइन ओमेगा t प्लस फाई, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू वही आएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, हाफ के ए स्क्वायर। तो कुल एनर्जी की वैल्यू पूछ ली जाए तो कुल एनर्जी कितना होगा, दोनों का समेशन, यानी कि E बराबर क्या होगा, U प्लस के। तो कुल एनर्जी कितनी आ जाएगी, कुल एनर्जी कैसे निकालोगे भाई, कुल एनर्जी E के लिए तुमने लिख दिया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो बचेगा क्या, बचेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर, यानी कि जो कुल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो डिस्प्लेसमेंट से इंडिपेंडेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही है ना, वो डिस्प्लेसमेंट से क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, हमेशा कांस्टेंट, किसकी, टोटल एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, क्योंकि a तो क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि एम्पलीट्यूड है, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो दोनों एनर्जी को मिलाकर अगर ग्राफ बनाया जाए तो x बराबर 0 पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का, और जो व्हाइट कलर से दिख रहा है किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो x बराबर 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, क्यों x बराबर 0 पर ये क्या दे देगा, 0 वैल्यू दे देगा, तो ये क्या हो गई, 0। और कुल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, कुल एनर्जी की वैल्यू हो गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। फिर जब आप x बराबर a करोगे तो x बराबर a पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, परंतु पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। परंतु जब कुल निकाल रहे हो, टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल है वो किसके बराबर है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी और इंडिपेंडेंट रहेगी किसके, x की वैल्यू के साथ, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहेगी किसके साथ, x की वैल्यू से। जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी वैल्यू को बदलेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी कहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी मेन पोजीशन के ऊपर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम है वो कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशंस पर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशंस पर। चलो भाई, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए किसके, अभी तक हमने जो किए ये क्वेश्चंस कर लिया हमने फेजर डायग्राम के, उसके बाद हमने समझ लिया किसको, एनर्जी को। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं एनर्जी के ऊपर। क्वेश्चन हमें दिया है पार्टिकल ऑफ मास 0.50 kg, मास जो है पार्टिकल का, मास जो पार्टिकल का है वो कितना है, 0.50 kg। एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर अ फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी दी है, -50 और ये x। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो k की वैल्यू है हमें गिवन है वो कितनी है, 50 है। k की वैल्यू कितनी है, गिवन 50। इफ़ इट क्रॉसेज द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक लाइन छुपा दी, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब वो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी की बात बोली जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पर होगी मैक्सिमम, और उसके और हाफ mv स्क्वायर, दोनों को बराबर करोगे तो हाफ के स्क्वायर mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2.5, और यहाँ से a स्क्वायर की जब वैल्यू निकालोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा 2.5 इंटू 2 अपॉन k की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 50। तो ये a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/√10।
ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√10। तो ये एम्पलीट्यूड निकल गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बात करें। अब जो क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ वो हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के हम कुछ एक क्वेश्चन अभी करेंगे आज की क्लास में। उसके बाद बाकी के जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादातर हमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के, या ऐसा बोल लो कि जो ऑसिलेशंस का वाले जो क्वेश्चन है जिसमें उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो और ज़्यादा क्वेश्चंस वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब भी इसकी होगी, जब भी छुट्टी आएगी मैं उस दिन बता दूंगा। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बहुत सारे केस बनेंगे। जैसे यहाँ पर तुम्हें 2 केस दिखाए गए हैं। पहला ये केस है ये वाला, तो इसमें तुम्हें पूछा जाएगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो हालांकि इनके डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद करना है, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि करना कैसे है, मतलब हो इसके पीछे की मेथड क्या है। तो शुरुआत में देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल मोशन में ऐसे खींचा जाएगा, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग खींचेगी, अपनी नेचुरल पोजीशन से खींच जाएगी। नेचुरल पोजीशन क्या होता है, मतलब जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है उसमें जो स्प्रिंग की लेंथ होती है उसको हम कहते हैं उसकी नेचुरल पोजीशन। ये इसके टच करता हुआ है ना, यहाँ से खिंच गया ऐसे। मान लो इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया तुमने, तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट खिंच गया, यहाँ इसकी मेन पोजीशन थी और यहाँ से इसको खींच लिया। तो अब स्प्रिंग का काम क्या होता है कि उसको वापस से पकड़ के लाएगी, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि कंडीशन भी होती है। तो F बराबर क्या हो गया, kx हो गया। इधर लेके जा रहे हैं तो क्या मिल गया इसको, एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया, ma हो गया। तो ये ma किसके बराबर हो गया, -kx के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। अब a जो है वो किसके बराबर हो गया, -kx/m। तो ये ही किसकी कंडीशन हो गई, SHM की कंडीशन हो गई। SHM की कंडीशन हो गई तो यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर है वो किसके बराबर हो गया, k/m के, यानी कि ओमेगा किसके बराबर हो गया, √k/m के। ठीक है, ओमेगा किसके बराबर हो गया, √k/m। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2π/t। तो ये 2π/t किसके बराबर हो गया, k/m। तो यहाँ से t की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2πm/k। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और बनती है कि ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर k/m, तो k/m जो है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है किसके बराबर, k/m a/x के। ठीक है, तो m/k किसके बराबर हो गया, x/a के। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा है टाइम पीरियड का, ये आगे चल के देखोगे तुम कि इसको मैं ऐसे भी लिखूंगा, m/k लिखा है, इसको लिखेंगे हम L/g भी लिखेंगे। तो L का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और G का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर अभी लिख लो, बाद में भी बताऊंगा ये हालांकि। तो ये जो टाइम पीरियड है इसकी 2 तरह से वैल्यू आएगी हमारे पास। स्प्रिंग वाले केसेस में लिखेंगे हम m/k, और जब हमारे पास इस तरह के केस होंगे जिसमें कि पार्टिकल को अर्थ में क्या बनाकर, सुरंग बनाकर और सेंटर पर डाला जा रहा है, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। तो वहाँ पर कई जगह हम ये फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे, t = 2π√L/g। तो ये बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, L का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और G का मतलब होगा यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन का क्या चक्कर होगा उसको थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन में ये देखो, इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, पर तुम्हें वो तरीका याद नहीं रखना है, तुम्हें डायरेक्ट आंसर याद रखना है इसका। इसकी 3 पोजीशन बन सकती है, मैं यही बना देता हूँ उस डायग्राम में। चलो इसमें बना लेते हैं। एक पोजीशन को मैंने नाम दिया A पोजीशन, और इसकी दूसरी पोजीशन हम बना लेते हैं ऐसा, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको, ये कनेक्टेड ही है ना। ये पोजीशन हो गई इसकी B पोजीशन, और एक इसकी तीसरी पोजीशन बना लेते हैं, ये पोजीशन, ये हो गई इसकी C पोजीशन। तो इनिशियल ये इसमें x0 डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ पे आने पर इस पर एक और डिस्टेंस लग गया और खींच लिया इसको, कितना, x। तो A पोजीशन के ऊपर क्या होगा, A पोजीशन की बात करें तो एट A के ऊपर क्या होगा, स्प्रिंग जो होगी अपनी नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इज इन नेचुरल पोजीशन। नेचुरल पोजीशन का मतलब है कि वो kx फोर्स नहीं लगाएगी, ये फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ब्लॉक के ऊपर केवल एक फोर्स लगेगा, ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स mg।
और स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहेगी। उसके बाद बी पोजीशन पर जब रहेंगे तो बी पोजीशन कौन सी कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन मतलब क्या होगी, स्प्रिंग थोड़ा सा खींचेगी, किस फोर्स की वजह से खींचेगी, mg फोर्स की वजह से खींचेगी। mg फोर्स की वजह से खींचेगी तो स्प्रिंग उसको तुरंत अपनी जगह पे वापस कर लेगी और k x नॉट के बराबर हो जाएगा। यानी कि शुरुआती कंडीशन में यहाँ से देखने को मिलेगा तुम्हें k x नॉट बराबर mg। फिर थर्ड जो पोजीशन है सी पोजीशन, सी पोजीशन में वो और नीचे आ गया, तो और नीचे आ जाएगा तो अब mg ने उसको और नीचे तक ले आया। अब स्प्रिंग जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी, के एक्स प्लस एक्स नॉट लगा देगी। अब वो एक्स और खिंचाए ना तो एक्स प्लस एक्स नॉट लगाएगी। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स लग गया। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि स्प्रिंग के लिए फोर्स किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो अब जो फोर्स को जब बैलेंस करोगे तो उस केस में क्या होगा, F बराबर क्या बनेगा, के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस कितना हो गया mg। ठीक है, और ये पूरा मैंने लिख दिया किसके अंदर, माइनस के अंदर, के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस mg, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स किस में जाना चाहिए, माइनस में जाना चाहिए। तो अब इसको अंदर जब सॉल्व करोगे तो के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस mg, तो यहाँ से देखो के एक्स नॉट किसके बराबर है, mg, तो ये तो हो गया ख़त्म सीधा सीधा। तो यहाँ से f बराबर किसके आ गया, माइनस के एक्स के बराबर आ गया। f जो है वो किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर आ गया। तो यही कंडीशन है किसकी, SHM की, और SHM की ये कंडीशन है। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर हो गया, 2 पाई अंडर रूट किसके, m बाय के। तो यहाँ पर लिखो इसको m बाय के, तो ये हो जाएगा अंडर रूट m बाय के। टाइम पीरियड यहाँ पर भी सेम रहा, कितना, m बाय के। ठीक है, देखो कई लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि मैंने f यहाँ पर माइनस का क्यों लगाया है ना। इसको आप ऐसे भी समझ लो कि फोर्स बैलेंस करोगे तो f प्लस के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस mg इक्वल्स टू 0। ये f का मतलब हो गया रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, f का मतलब कौन सा हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स। तो f की वैल्यू किसके बराबर हो गई, f की वैल्यू हो गई माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस माइनस उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस के एक्स, और ये कितना होगा, माइनस के एक्स नॉट, और ये हो गया प्लस का mg। तो ये कट गया तो भी कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है तुम कैसे समझना चाह रहे हो। आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये जो है ये वाला, ये स्प्रिंग फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के किधर चलेगा, ऑपोजिट चलेगा। तो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट चलेगा, तो इसलिए F को किस में लिखा है, माइनस में लिखा है, बस इतना सा किया है। नेट फोर्स की वैल्यू है F नेट, नेट। ठीक है, नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसलिए इसको क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। तो यहाँ पर देखा तुमने दोनों क्वेश्चंस के केस में आंसर क्या आया, सेम आया। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये यहाँ पर एंगल इसको थीटा एंगल दे दिया। यहाँ कोई पार्टिकल है m या कोई बॉक्स है जिसका मास है m, और ये स्प्रिंग से बंधा हुआ है ऐसे, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। तो हमें ये बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड के लिए मैं इसके ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें। ऑप्शन ए t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन के, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ t इक्वल्स टू 2 पाई m साइन थीटा अपॉन के। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूँ t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन के साइन थीटा। और डी ऑप्शन दे रहा हूँ t इक्वल्स टू 2 पाई mg अपॉन के। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है मेरे को, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब इसमें कई बार आपको स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन देंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन के साथ आपको कोई मास अटैच करके देंगे,
तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ लें कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में यदि आपको ऐसे दिया, ऐसे बना के दे दिया इस तरह से, यहाँ पर मास अटैच है, ये m है, ये स्प्रिंग है K1 कांस्टेंट की और ये है K2 की, तो ये है पैरेलल अरेंजमेंट। ये कौन सा अरेंजमेंट है? पैरेलल। तो जब स्प्रिंग पैरेलल में होंगी तो उसके लिए जो K इक्विवेलेंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा K1 प्लस K2। ठीक है, जब स्प्रिंग्स पैरेलल में होगी तो उसका जो अरेंजमेंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 प्लस K2। और जब सीरीज़ में होगी, सीरीज़ में कैसे होगी? ऐसे लग रही है और इस तरह से लग रही है, ये लगा हुआ है, और यहाँ पर है मास m, और ये है K1 और ये है K2। तो इस केस में जो इसका इक्विवेलेंट होगा वो लिखा जाएगा 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 ऐसे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिखा है और यहाँ पर इस तरह से। तो रेजिस्टर जो होता है ना, रेजिस्टर, उसके ऑपोजिट लिखा है। पैरेलल में रेजिस्टर के लिए इस तरह से लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, और जो सीरीज़ में होता है उसको लिखते हैं R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है स्प्रिंग में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में आपको जब पैरेलल में हो तो इस तरह से लिखना है और सीरीज़ में हो तो इस तरह से। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पर कोई मास है, उसको अटैच कर रखा है ऐसे, और यहाँ पर स्प्रिंग हो गई एक, और यहाँ पर एक स्प्रिंग हो गई। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है K1 और इसका है K2। तो अब इसमें K इक्विवेलेंट बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि अरेंजमेंट कौन सा है। ये पहला क्वेश्चन तो यही है कि सीरीज अरेंजमेंट है और ये कौन सा अरेंजमेंट है? पैरेलल। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि कौन सा अरेंजमेंट है, सीरीज या पैरेलल। तो ये जो अरेंजमेंट है ये किसकी कैटेगरी में जाएगा? पैरेलल की कैटेगरी में जाएगा। किसकी में जाएगा? पैरेलल की में। ठीक है, तो इसका जो K इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा? K1 प्लस K2। अब सवाल ये है कि पैरेलल में कैसा गया। देखो, इसको स्पेशल केस भी समझ सकते हो, या इसको मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ देखो ये m है। ठीक है, अब इसको मैंने इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई थी और यहाँ पर लगी हुई थी, तो ये K1 था और ये क्या था? K2 था। इसने इसको इधर दबा दिया, यहाँ खींच के ले आया हम इसको, यहाँ ले आए तो ये स्प्रिंग क्या कर गई? दब गई, और ये स्प्रिंग क्या कर गई? खिंच गई। तो स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है? इसका K1 और इसका क्या है? K2। अब स्प्रिंग जो है वो अपने नेचर के अपोजिट काम कर, उसका नेचर क्या है कि अगर उसको कंप्रेस कर रहे हो तो वो क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी, और अगर उसको एक्सटेंड कर रहे हो तो वो अपने आप को क्या करेगी? रीस्टोर करेगी। तो ये वाली स्प्रिंग क्या कर रही है? अपने आप को रीस्टोर कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। तो एक्सटेंड कर रही है तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, है ना। इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? K1x। और ये वाली क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस हो रही है तो ये इसको धक्का मारेगी वापस, ये इधर धक्का मारेगी, तो इसका जो फोर्स हो गया वो कितना हो गया? K2x। तो कुल जो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई। तो नेट फोर्स यानी कि ma के ऑपोजिट में चला गया, तो K1 प्लस K2 ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया और ये x आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ma इक्वल्स टू माइनस क्या बन गया? K1 प्लस K2 इंटू एक्स। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया? K1 प्लस K2 ओमेगा की वैल्यू अपॉन m। तो इसलिए ये स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट जिसमें इस तरह से बीच में मास रखा हो, दोनों साइड स्प्रिंग हो, तो डायरेक्ट समझ लेना कि ये कौन सा अरेंजमेंट है। ये पैरेलल अरेंजमेंट है जिसमें दोनों जो स्प्रिंग्स है उनको ऐड करना है। इसी तरह से आपसे ऐसे क्वेश्चन दे दे कोई, मान लो ये वाला, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका K2, या इन दोनों का है K1 K2, और K1 बराबर K2 बराबर है K, और ये दोनों है K2 K3 और K4, और K3 बराबर K4 बराबर है 2K। तो आपको बताना है इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो ये पहचानना है कि कौन सा अरेंजमेंट होगा, उसके बाद इसका टाइम पीरियड बताना है। ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, एक तो ये वाला, इसमें आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, एक ये वाला।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता दूं आज के लेक्चर के लिए, फिर इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं यहीं पे ही। बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं, हालांकि बहुत सारे रह गए हैं, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि कोई स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो है एल। तो लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है कि जो के है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, उसकी लेंथ के। स्प्रिंग कांस्टेंट और जो उसकी लेंथ है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। या आप ये कह सकते हो कि के एल बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर आता है, कांस्टेंट के बराबर आता है। इस चीज़ को कैसे समझ सकते हो आप, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि यही जो स्प्रिंग है, यही जो स्प्रिंग दिख रही है आपको यहाँ पर सामने के की, और ये लेंथ है एल की, मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया दो टुकड़ों में। एक टुकड़ा ये कर दिया, इसके दो टुकड़े काट दिए मैंने के वाले के। तो एक टुकड़े को नाम दिया मैंने K1 और एक टुकड़े को K2। और इनके जो मैं कट लगाए हैं, टुकड़े जो करे हैं, कट इसमें मारे हैं, वो इस तरह से मारे हैं कि इस वाले की जो लेंथ है वो L/2 है और इस वाले की जो लेंथ है L/2 है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो KL की वैल्यू है हमेशा क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। तो अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप यहाँ पर K1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो K1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 2K, और जो K2 है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 2K होगी, है ना। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, कांस्टेंट। मान लो यहाँ पर KL की वैल्यू है A, तो अब यहाँ पर K1 यानी कि 2K, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, L/2 से, तो कितना आ गया, KL ही आ गया, जो कि किसके बराबर है, कांस्टेंट। सेम कहानी नीचे होगी। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसकी लेंथ है L, उसको यदि n इक्वल पीस में कट कर दें, किस में कट कर दें, n इक्वल पीस में कट कर दें, तो हर एक पीस का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, n के। यहाँ पर कितने पीसेस में, इक्वल पीसेस में कट किया, 2 इक्वल पीसेस में, तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट पर पीस कितना हो गया, 2K हो गया। तो अगर ऐसे ही n पीसेस में मैं कट कर दूं तो हर पीस का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा, वो n के हो जाएगा। तो यहाँ से ये नोट डाल के मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन भी बन गया इंपॉर्टेंट। क्या बन गया कि when a spring of length L and spring constant K is cut into n equal or identical pieces, then spring constant for each piece will be nk। तो हर टुकड़े का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा, nk हो जाएगा। मान लो इसको 5 टुकड़ों में काटते तो हर टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाता, 5K। अब देखो इसमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट भी निकाल लो चाहे तुम, ये 2K है और ये 2K है। स्प्रिंग किस में लगी हुई है, सीरीज में लगी हुई है, तो 1/K इक्विवेलेंट किसके बराबर, 1/K1 और 1/K2, जिसको कि तुम क्या लिख सकते हो, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो यहाँ वैल्यू डालो भाई, तो 2K इंटू 2K और अपॉन 2K प्लस 2K, कितना आंसर आ गया, K। तो वही आंसर आ गया ना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है, और होपफुली जितना भी मैंने आपको बताया है, समझाया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ रह गया हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो। इसका असाइनमेंट मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, लेक्चर अपलोड होने के बाद। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।